नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2024 और आप लोगों को पता है 1 फरवरी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारे देश का यूनियन बजट पेश किया जाता है, जिसके अंदर रेलवे बजट भी अब इंक्लूडेड है। तो अब हम लोग बात करेंगे आज निर्मला सीतारमण जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की, उन्होंने रेलवे को लेकर के क्या क्या बातें करी हैं। देखिए, इस साल चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हम लोगों को पता है कि इंतरिम बजट ये होने वाला है। ये बजट पूरी तरीके से ऐसा बजट नहीं होगा कि हम लोगों को 2024-25 के अंदर क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जानकारी दे दे, लेकिन मोटा मोटा हमको यहाँ पर ये एनालिसिस करना था इस बजट को देख करके कि आखिर सरकार सोच क्या रही है, सरकार की मंशा क्या है। क्या अभी जो हमारे रेलवे को लेकर के काम चल रहे हैं उसके अंदर कोई बदलाव आएगा या फिर कुछ और भी नया सोचा है सरकार ने। तो ये सब जानने को मिलेगा आज की बजट की स्पीच में और इसको हम आगे सुनेंगे और फिर इसका एनालिसिस भी करते रहेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि जो बातें आज कही भी जाएंगी ना, उसका एक दूरदर्शी परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि अगर यही गवर्नमेंट दोबारा से चुन के आती है, जिसका अभी आसार भी लग रहे हैं, तो यही गवर्नमेंट जब पूरा बजट दोबारा से पेश करेगी इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, उस वक्त बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी क्या क्या करने वाली है सरकार। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही है। Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. तो एक अच्छी बात ये हुई दोस्तों, इस बार हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, सरकार सोच रही है 11.1% से बढ़ा करके 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि अगर कैपेक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट इतना कैपेक्स करेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे सभी सेक्टर्स को ज्यादा पैसा लगेगा और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी ज्यादा पैसा आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे। Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce लॉजिस्टिक कॉस्ट। और देखिए कितना बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने अभी कर दिया है। 3 मेजर रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं दोस्तों। ये कॉरिडोर हमारे डीएफसीज के साथ में बनेंगे। उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि डीएफसी का हिस्सा नहीं होंगे। डीएफसीज कॉरिडोर जैसे लॉन्च हुए थे, वैसे अब 3 कॉरिडोर और देश में बनने वाले हैं। पहला कॉरिडोर होगा एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर होगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा होगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो 3 कॉरिडोर की बात करी है, अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ जो मुझे एंगल यहाँ पर समझ में आ रहा है उनका कहने का, क्योंकि ये 3 कॉरिडोर बहुत ही बड़े कॉरिडोर होने वाले हैं आगे भविष्य में। इनको समझ लेते हैं पहले। देखिए, पहला कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लोकेशन बेस्ड कॉरिडोर होंगे। जैसे कि अगर एनर्जी की बात करें तो हम कोयले की बात यहाँ पे कर सकते हैं। कोयला जो कि ट्रेनों के माध्यम से ले जाया जाता है, हमारी फ्रेट ट्रेन जैसे कि कोयले की आती ही हैं, इनके लिए डीएफसीज तो बनी रहे हैं, लेकिन जहां पर कोयला मिलता है वहां पर एक पूरा कॉरिडोर ही डेवलप कर दिया जाए ट्रेन्स का अलग तरीके से। जो अभी है उनको भी बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप किया जाए, ऐसा मुझे लगता है हो सकता है। जैसे कोयले की बात करी जाए तो झारखंड कोल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहां पर आप लोगों को ये कॉरिडोर बनता हुआ दिख सकता है। मिनरल्स की बात करी जाए तो मिनरल्स के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। अगर फेरस
हम लोग मिनरल की बात करें तो वो छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका में मिलता है। वहां पर ये डेवलप किए जा सकते हैं कॉरिडोर सीधा, जिनकी कनेक्टिविटी ऐसे स्थान से कर दी जाए जहां पे इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिनको फेरस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कॉपर की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यहां पर आपको कॉपर मिलता है, तो कुछ लोकेशन वाइज ये कॉरिडोर तैयार हो सकते हैं। सीमेंट की बात करी जाए तो ऐसे स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है सीमेंट, जिसमें नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ऐसे करते करते काफी स्टेट्स हैं जहां पर सीमेंट का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। तो यहां पर भी एक अच्छी कनेक्टिविटी दी जा सकती है। अगली बात, पोर्ट की कनेक्टिविटी वाले कॉरिडोर, ये दूसरे नंबर के जो कॉरिडोर होंगे, ये कॉरिडोर मुझे लगता है अभी इन पर काम होना शुरू भी हो गया है पीएम गति शक्ति परियोजना के जरिए, क्योंकि हमारे डीएफसीज जैसे हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं WDFC के जरिए, वहां पर ब्रांच लाइन बना करके पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी से देने की कोशिश की जा रही है। ये उसी का हिस्सा लगते हैं। साथ में ही बात करें वेस्ट बंगाल की, वहां भी पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, तो अलग से और कॉरिडोर सीधा DFC से जुड़ जाएंगे। साउथ की बात करी जाए तो साउथ में भी कोई DFC मौजूद तो नहीं है, लेकिन वहां पर पोर्ट है और उन पोर्ट की कनेक्टिविटी सीधा रेलवे से कराई जाए, ये उसी के अंतर्गत बात हो रही है। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में भी आ रही है। रेलवे को यह तो मालूम होगा कि उन्होंने 3 DFCs की बात करी है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। अगर ये DFCs पर रेलवे फोकस कर दे अभी से और ये 2030 तक बनकर तैयार हो जाए, तो जो उन्होंने अभी 3 कॉरिडोर की बात करी है, जिसमें मेजर 2 एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इन तीनों कॉरिडोर का कहीं ना कहीं मेरे को जहां तक उनकी लोकेशन पता लगती है, जैसे कि अगर मैंने बात करी ओडिशा में, अगर हम लोगों को फेरस एलिमेंट मिल सकते हैं तो ओडिशा की लिए ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर DFC का जो होगा वो हेल्प कर सकता है। ब्रांच लाइन सीधा जुड़ जाएगी हमारे इस DFC से, तो ये पूरा ओवरऑल एक मास्टर प्लान बन सकता है, जहां तक मुझे भी लग रहा है। अगर ऐसा सोचे गवर्नमेंट तो काफी बेनिफिशियल होगा हमारे GDP के लिए। तीसरी नंबर की बात, ये हमारी बहुत ही काम की है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ दिनों से बात कर ही रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग हैवी ट्रैफिक झेलने वाले जो मेन लाइन रूट हैं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा रेलवे लाइनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ कहना चाहती हैं, यहाँ पर कंजेशन बहुत है, हम लोगों को यहाँ पर सेफ्टी वाइज नए ट्रैक्स की जरूरत है और यहाँ पर स्पीड भी इन पे बढ़ेगी। तो हो सकता है कि पैरेलल में कुछ ऐसी लाइंस डाली जाएं आगे भविष्य में। अभी ये साफ नहीं है एग्जिस्टिंग लाइंस ही होंगी या फिर अलग होंगी, क्योंकि पैरेलल में भी नई लाइंस डल भी रही हैं। ट्रिपलिंग है तो 4 कर दिया जा रहा है, डबलिंग है तो 3 कर दिया जा रहा है। जैसे कि आपको मैं बताता रहता हूँ, दिल्ली से नागपुर, दिल्ली चेन्नई रूट के बारे में, उसके बाद दिल्ली हावड़ा रूट के बारे में, दिल्ली मुंबई रूट के बारे में, तो ऐसे काफी सारे रूट्स पर काम तो चल रहा है, लेकिन एक पूरी प्लानिंग अभी समझ नहीं आई है कि ये किस तरीके के होंगे। लेकिन हाँ, 7 लाख करोड़ रुपए आगे आने वाले 10 सालों में जो खर्च करने की अभी एक तरह से बातें चल रही थी काफी, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर के पास वो प्रपोजल जरूर है और कुछ उससे रिलेटेड ही मेरे को ये लग रहा है कि वो हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर की जो बातें कर रही हैं कुछ उससे रिलेट कर रहा है। तो इस पर देखते हैं आगे क्या होता है। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. लीजिए, अब रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में भी एक मेजर अनाउंसमेंट FM ने कर दिया है। 40,000 नॉर्मल कोचेस जो अभी रेलवे में हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत ट्रेन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जहां तक बात समझ में मुझे आती है, नॉर्मल कोच अब हमारे देश में सिर्फ LHB बचे हैं, ICF का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो LHB कोचेस जो अभी नॉर्मल बन रहे हैं, चाहे वो AC हो या नॉन AC, उनको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड में। अगर तो यहाँ पर 2 ट्रेनों का नाम मेरे माइंड में आता है, अमृत भारत एक्सप्रेस, जिनके अंदर अच्छे वेस्टिबल गैंगवेज वाले, अच्छे इंटीरियर एक्सटीरियर वाले कोचेस हैं, LHB कोचेस हैं और वंदे भारत के स्टैंडर्ड के आसपास हैं और नॉन AC होने के बाद भी काफी अच्छी फैसिलिटी है। तो अमृत भारत ट्रेन यहाँ पर कंसीडर की जा सकती हैं। आने वाले भविष्य में 3000 नई ट्रेनें भी आएंगी, तो अमृत भारत ट्रेन भी उनमें से हो सकती है और ऐसे कोचेस बनेंगे तो आधुनिक ट्रेन आएंगी। साथ में ही तेजस एक्सप्रेस, जैसे हमारी आज राजधानी एक्सप्रेसेस को तेजस राजधानी में कन्वर्ट किया जा रहा है और उनको एक नई पहचान मिल रही है। ये तेजस का कोच ही एक ऐसा कोच है जो नॉर्मल LHB होने के बाद भी वंदे भारत ट्रेन जैसा इंटीरियर आपको प्रोवाइड करा सकता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है,
ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक डोर प्रोवाइड करने होते हैं, अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना होता है, ज्यादा आरामदायक और कुशनिंग के साथ हम लोगों को सीट मिल जाती है। यहाँ पर तेजस के कोचेस के प्रोडक्शन की भी बात हो सकती है, क्योंकि हमारी नॉर्मल ट्रेन में भी अगर तेजस जैसे ऑटोमेटिक डोर वाले कोचेस लगने लगेंगे, अच्छे इंटीरियर वाले, तो लोगों को लॉन्ग जर्नीज में काफी आरामदायक सफर करने में मदद मिलेगी। Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. तो रोलिंग स्टॉक और रेलवे के क्षेत्र में आखिरी अनाउंसमेंट एफएम की थी मेट्रो और नमो भारत को लेकर के। नए भारत की नई ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत और हमारी मेट्रो ट्रेन सर्विस के एक्सपेंशन को लेकर के उन्होंने बात करी कि वो इस पर काम करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि तेजी से आज भारत में कई स्टेट्स में मेट्रो रेल का आना हो रहा है और कई जगहों पर और नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे में पैसा जरूर आने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें हम लोगों को एक पॉजिटिविटी दिख रही है। और बात रही आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन की, तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, इनको भी जोड़ने की एक तरह से सोच जो एनसीआरटीसी की है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही प्रबल सपोर्ट मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्सपेंशन ये कहलाएगा। साथ में ही और भी दो फेज जो बचे हैं आरआरटीएस के, चाहे वो दिल्ली अलवर हो या फिर दिल्ली सोनीपत पानीपत हो, जल्दी उन पर काम हो, ऐसा मुझे लगता है यहाँ से एक इंडिकेशन दे रही है एफएम। तो आज के बजट में रेलवे को लेकर के ये बातें हुई हैं। अब आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सभी बातों को लेकर के। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया इस वीडियो में, हर एफएम की जो बात थी उसको समझाने की मैंने कोशिश करी है सरल भाषा में, और क्या हो सकता है ये बताने की कोशिश करी है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से सोचे आगे, तो आने वाला वक्त ही वो बताएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।